क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास 12 जो है ज्योग्राफी एनसीईआरटी, जिसका नाम है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। इसका चैप्टर नंबर 2 है मानव बस्ती। मानव बस्ती के बारे में यहाँ डिटेल में बताया गया है। भारत में मानव बस्ती किस प्रकार की पाई जाती है, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन पीटी में और मेंस में पूछे जाते हैं। इसलिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको बहुत अच्छे से देखने और समझने की जरूरत है। वीडियो को आपको अंत तक देखना है। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। हम तो शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 12 ज्योग्राफी एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर है मानव बस्तियां। यहाँ से क्वेश्चन पीटी में मेंस में पूछे जाते हैं और खास करके हमें अपने अगर मेंस में क्वेश्चन लिखना होगा तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसलिए इसको हमें पकड़ बनाने की बहुत ज़रूरत है कि जो मानव बस्तियां होती हैं वो कैसे बसाई जाती हैं और उनके क्या क्या प्रकार होते हैं। और ऐसे क्वेश्चन पीटी में भी पूछे जाते हैं, खासकर ज्योग्राफी में। तो लिखा है कि मानव बस्ती का अर्थ है किसी भी प्रकार और आकार के घरों का जो है संकुल, जिसमें मनुष्य रहते हैं। इस उद्देश्य के लिए लोग जो है मकानों और अन्य इमारतों का निर्माण करते हैं और अपने आर्थिक जो है पोषण आधार के लिए कुछ क्षेत्र पर जो है स्वामित्व रखते हैं। अतः बस्ती की प्रक्रिया में मूल रूप से लोगों के जो है समूहन और उनके संसाधन आधार के रूप में क्षेत्र का आवंटन सम्मिलित होता है। ठीक है, तो मानव जो है जो बस्ती बनाता है वो आर्थिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए। आगे लिखा है कि बस्तियां आकार और प्रकार में भिन्न होती हैं। उनका परिसर एक पल्ली से लेकर के महानगर तक हो सकता है। पल्ली मतलब एक थोड़ा छोटे से क्षेत्र से लेकर के जो गांव, 2-4 गांव होते हैं, और एक महानगर तक हो सकता है। आकार के साथ बस्तियों के आर्थिक अभिलक्षण और सामाजिक संरचना बदल जाती है। याद रखना, आकार जैसे अलग अलग होगा वैसे वैसे आर्थिक गतिविधियां और सामाजिक जीवन बदल जाएगा। और साथ ही बदल जाते हैं पारिस्थितिकी और प्रौद्योगिकी, तकनीक बदल जाएगी, वहाँ का पर्यावरण बदल जाएगा। बस्तियां छोटी और विरल रूप से लेकर के बड़ी और संकुचित अवस्थित हो सकती हैं। मतलब ये हुआ, बस्तियां जो होती है छोटी हो सकती हैं, विरल मतलब दूर दूर हो सकती हैं, बड़ी हो सकती हैं और जो है संकुलित हो सकती हैं। संकुलित मतलब हो गया कि एक स्थान पर बहुत ज्यादा घनत्व हो गया। विरल रूप से अवस्थित छोटी बस्तियां जो कृषि अथवा अन्य प्राथमिक क्रियाकलापों में विशिष्टता प्राप्त कर लेती हैं। याद रखना, जो गांव होते हैं वो दूर दूर बसते हैं, देखा होगा। लिखा है गांव कहलाती हैं। दूसरी ओर कम किंतु बड़े अधिवास द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में विशेषीकृत होते हैं, उन्हें नगरीय बस्तियां कहा जाता है। ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में आधारभूत अंतर निम्नलिखित होते हैं। अब यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया था मेंस में कि ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में मूलभूत अंतर क्या होता है। तो आप यही इसी अंतर को लिख देंगे तो आपके नंबर ज्यादा मिलेंगे। लिखा है जो है ग्रामीण बस्तियां अपने जीवन का पोषण अथवा आधारभूत आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति भूमि आधारित प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलापों से करती हैं। तो ग्रामीण बस्तियां कृषि पर डिपेंड होती हैं और वहीं से अपनी आर्थिक क्रियाओं को करती हैं, जबकि नगरीय बस्तियां एक और कच्चे माल के जो है परिक्रमण और तैयार माल के विनिर्माण तथा दूसरी और विभिन्न प्रकार की सेवाओं पर निर्भर करती हैं। ठीक है, तीसरा है आगे, नगर आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में कार्य करते हैं, मतलब केंद्र के रूप में कार्य करते हैं आर्थिक, और न केवल नगर वासियों बल्कि अपने पर जो है पीछे के जो भूमि है कि ग्रामीण बस्तियों को भी भोजन और कच्चे माल के बदले वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। मतलब ये हुआ, जैसे हमारे कोई शहर है तो शहर में तो गतिविधियां होती रहती हैं, लेकिन जो शहर के बगल में गांव है वो गांव भी शहर पर निर्भर होते हैं। वो अपने उत्पाद बेचते हैं गांव शहरों में और वहाँ नौकरी और रोजगार भी पा जाते हैं। आगे लिखा है नगरीय और ग्रामीण बस्तियों के बीच प्रक्रियात्मक संबंध परिवहन संचार परिपथ के माध्यम से स्थापित होता है। तो नगर जो होते हैं वो गांव से जो है किसके द्वारा, परिवहन द्वारा और संचार द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, आगे लिखा है ग्रामीण और नगरीय बस्तियां सामाजिक संबंधों और अभिवृद्धि और दृष्टिकोण की दृष्टि से भी भिन्न होती हैं। ग्रामीण लोग कम गतिशील होते हैं और इसलिए उसमें सामाजिक संबंध घनिष्ठ होते हैं। याद रखना, वो गतिशील कम होते हैं, यहाँ सामाजिक संबंध बहुत ज्यादा होते हैं। दूसरी ओर नगरीय क्षेत्रों में जीवन का ढंग जटिल और तीव्र होता है और सामाजिक संबंध औपचारिक होते हैं। यहाँ केवल औपचारिकता होती है, कोई मिल जाता है तो उससे मिल लेते हैं और लेकिन आगे निकल जाते हैं। तो यहाँ पर जो है सामाजिक जीवन थोड़ा थोड़ा कमजोर है शहरों में, और गाँव में सामाजिक जीवन अच्छा होता है।
अब ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये आपके यूपीपीसीएस के मेंस में टॉपिक है, ये बिहार में और यूपीएससी के मेंस में टॉपिक है भी, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। तो लिखा है बस्तियों के प्रकार विभिन्न क्षेत्र के विस्तार और अंतर्वास दूरी द्वारा निर्धारित होता है। भारत में जो है कुछ 100 घरों से युक्त सहत अथवा गुच्छित गांव विशेष रूप से उत्तरी मैदान में एक जो है सावित्रिक लक्षण होते हैं। मतलब उत्तरी मैदान में गांव जो है 100 घर 50 घर ऐसे मिलाकर के गांव का निर्माण करते हैं। फिर भी अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहां अन्य प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं। ग्रामीण बस्तियों के विभिन्न प्रकारों के अनेक कारक और दशाएं उत्तरदायी हैं। इनके अंतर्गत भौतिक कारण जिम्मेदार हैं, भूभाग की आकृति मतलब प्रकृति, ऊंचाई, जलवायु और जल की उपलब्धता। सांस्कृतिक और मानवीय कारक होते हैं, सामाजिक संरचना, जाति, धर्म। सुरक्षा संबंधी कारक होते हैं, चोरियों और डकैती से सुरक्षा करते हैं। बृहद तौर पर भारत की ग्रामीण बस्तियों को 4 प्रकारों में बांटा जाता है। लेकिन आपको याद रखना है, जो गांव हमारे देश बसते हैं उनमें पहला एक भौतिक लक्षण होना चाहिए, मतलब वहाँ भूभाग कैसा है, ऊंचाई कैसी है, जल की उपलब्धता कैसी है, जलवायु कैसी है। दूसरा, सांस्कृतिक कारण वहाँ कैसे हैं, मानवीय कारण कैसे हैं, सामाजिक संरचना कैसी है, किस जात के लोग पाए जाते हैं, किस धर्म के लोग पाए जाते हैं, क्या वहाँ सुरक्षा कैसी है, इसको ध्यान में रख करके ही बस्तियाँ बसाई जाती हैं। जैसे आप लोग कोई अगर मान लीजिए कहीं घर लेने जाते हैं, शहर में नया घर खरीदते हैं, तो आप पहले ये देखते हैं कि वहाँ का माहौल कैसा है। वहाँ का माहौल तो ऐसा नहीं है जहाँ पर अनेक अपराध हो रहे हों, तो आप वहाँ घर कभी नहीं लेंगे। तो इसका मतलब है कि मानव बस्ती बसाने में सुरक्षा भी एक कारण होता है। लिखा है गुच्छित या संकुलित अथवा अकेंद्रित जो है बस्तियां, जो बस्तियां बिल्कुल जो है बिल्कुल पास पास बसी होती है, घर बिल्कुल पास पास होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, गुच्छित या संकुलित या अकेंद्रित बस्ती कहते हैं। अर्धगुच्छित अथवा विखंडित बस्ती जो दूर दूर ऐसे से बसते हैं उन्हें हम कहते हैं पल्लीकृत बस्तियां, जो एक घर यहाँ एक घर यहाँ पर एक घर यहाँ एक घर यहाँ ऐसे होते हैं। और परिलक्षित या एकांकी बस्ती जो किसी सड़क किनारे ऐसे बस्ती हैं उनको कहते हैं। अब सबके उदाहरण के साथ यहाँ पर समझाया गया है। पहला है आपका गुच्छित बस्तियां किसे कहते हैं, तो लिखा है गुच्छित बस्तियां ग्रामीण बस्तियों घरों का एक सहत या संकुलित रूप से निर्मित क्षेत्र होता है। मतलब बहुत ही एक ही मतलब छोटे क्षेत्र में बहुत ज्यादा घर जब बसे होते हैं उन्हें कहते हैं। ठीक है, लिखा इस प्रकार के गांव में रहन सहन का सामान्य क्षेत्र स्पष्ट और चारों ओर से फैले खेतों, खलिहानों और चारागाहों से पृथक होता है। मतलब गांव होता है और गांव के चारों तरफ खेत होते हैं, चारागाह होते हैं। संकुलित निर्मित क्षेत्र और इसकी मध्यवर्ती गलियां कुछ जाने पहचाने प्रारूप और ज्यामितीय आकृतियां प्रस्तुत करती हैं, जैसे आयताकार, अरीय, रेखीय इत्यादि। कैसे, यहाँ ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये आयताकार, इस तरह से ऐसे आयताकार, तो यहाँ पे बीच बीच में सड़कें होती हैं और यहाँ सब बस्तियां बसी होती हैं। इस तरह की बस्ती आप लोगों ने गांव में अपने देखा भी होगा। आगे लिखा है ऐसी बस्तियां प्राय उपजाऊ जलोढ़ मैदानों और उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती हैं। तो उत्तर भारत के मैदान में गंगा, खास करके यूपी में, बिहार में इसी तरह की बस्तियां पाई जाती हैं। और उत्तर पूर्वी राज्यों में कई बार लोग सुरक्षा अथवा प्रतिरक्षा कारकों से सहत गांव में रहते हैं। मतलब कि जो है क्यों, क्योंकि मान लीजिए कहीं सुरक्षा की दृष्टि से कहीं चोरी हो रही है, कुछ हो रहा है, या कहीं मान लीजिए कोई विदेशी लोग या कोई क्षेत्र के लोग आक्रमण पहले करते थे, तो लोग क्या करते थे, इकट्ठा रहने का प्रयास करते थे। तो समूह में शक्ति होती है, वही कहावत है। ठीक है, तो इसीलिए याद रखना, सुरक्षा के भाव से वो लोग क्या होते थे, एक साथ रहने का प्रयास करते थे। जैसे कि मध्य भारत के बुंदेलखंड और नागालैंड में, ठीक है, तो वहां के लोग जो है इस तरह की बस्ती बसाते थे। राजस्थान में जल के अभाव में उपलब्ध जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग ने सहत बस्तियों को अनिवार्य कर दिया। मतलब यह हुआ, राजस्थान में गांव कहाँ बसते हैं, जहां जल होता है, जहां जल मिलेगा वहीं पे बस्तियां बसती चली जाएंगी। ठीक है, तो वहां भी जो है बस्तियां बहुत ज्यादा गुच्छित पाई जाती है, बहुत ज्यादा उनमें घनत्व पाया जाता है। अर्ध गुच्छित बस्तियां क्या होती हैं, लिखा है अर्धगुच्छित अथवा विखंडित बस्तियां जो है परिक्षिप्त बस्ती के किसी सीमित क्षेत्र में गुच्छित होने की प्रवृत्ति का परिणाम होती है। अधिकतर ऐसा प्रारूप किसी बड़े सहत गांव के जो है अपृथक अथवा विखंडन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हो सकता है। मतलब यह हुआ कि मान लीजिए कोई गांव है यहाँ पर और उस गांव बहुत ज्यादा लोग यहाँ हो गए, तो वहां से लोगों को इकट्ठा अलग करके जब अलग गांव बना देते हैं तो उसे हम कहते हैं अर्धगुच्छित बस्तियां। ऐसी बस्तियों में ग्रामीण समाज के एक अथवा अधिक वर्ग के स्वेच्छा से अथवा बलपूर्वक मुख्य
गुच्छ अथवा गांव से थोड़ी दूरी पर रहने लगते हैं। मुख्य गांव से जब थोड़ा दूर पे लोग कुछ जाके रहने लगते हैं उसको कहते हैं। ऐसी स्थिति में आमतौर पर जमींदार अथवा अन्य समूह जो है समुदाय मुख्य गांव के केंद्रीय भाग में रहते थे। याद रखना, ऐसे गांव देखा होगा कि जो मुखिया उखिया होते थे, आज जमींदार होते थे, वो गांव के मुख्य केंद्र में अपना घर बनाते थे और उनके किनारे किनारे अन्य जाति के लोग रहते थे। जबकि समाज के निचले तबके के लोग जो है निम्न कार्यों में संलग्न लोग गांव के बाहरी हिस्से में बसते थे। ऐसी बस्तियां गुजरात के मैदान और राजस्थान के कुछ भागों में पाई जाती हैं। ठीक है, तो याद रखना, एक मुख्य गांव हो, जब मुख्य गांव में लोग ज्यादा हो जाते हैं तो कुछ लोग दूसरी जगह जाके बस जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अर्धगुच्छित बस्तियां कहते हैं। ऐसा गुजरात में और राजस्थान देखने को मिलता है। और अक्सर जमींदार और उच्च वर्ग के लोग अपने घर बीच बनाते थे और किनारे किनारे जो है निम्न वर्ग के लोग घर बनाते हैं। ठीक है, आगे लिखा है पल्ली बस्ती क्या है। बस्तियां, कई बार जो है बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयों में बढ़ जाती है, किंतु उन सबका नाम एक रहता है। इन इकाइयों को देश के विभिन्न भागों में स्थानीय स्तर पर जो है पन्ना, पांडा, पाली, नंगला, जो है ढांढी इत्यादि के नाम से जाना जाता है। मतलब ये स्थानीय नाम होते हैं, जिसकी विशाल जो है गांव का एक ऐसा खंडी भवन प्रायः सामाजिक और मानविक मानव जातीय कारकों द्वारा अभिप्रेत होता है। ऐसे गांव मध्य और निम्न गंगा के मैदान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल की निचली घाटियों में बहुतायत पाए जाते हैं। मतलब यह हुआ कि कुछ गांव ऐसे होते हैं जो बिखरे हुए होते हैं, ऐसे बिखरे हुए पाए जाते हैं, तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, उन्हीं को कहा जाता है पल्ली बस्तियां। ठीक है, आगे लिखा है आपका परिक्षिप्त बस्तियां क्या होती हैं। भारत में परिक्षिप्त अथवा एकांकी बस्ती प्रारूप सुंदर जंगलों में एकांकी झोपड़ियों अथवा कुछ झोपड़ियों की पल्ली अथवा छोटी पहाड़ियों के ढालों पर खेतों अथवा जो है चारागाहों के रूप में दिखाई पड़ते हैं। जब याद रखना, ये गांव बस्ती कहाँ पाई जाती है, जैसे मान लो कोई पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे आप यहाँ मैप पे भी देख सकते हैं, यहाँ जैसे पहाड़ी क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, तो आप देखिएगा एक घर यहाँ बना हुआ है, एक घर यहाँ बना हुआ है, एक घर आपको यहाँ, ये नागालैंड में परिक्षिप्त बस्ती दिखाया गया है। जैसे पहाड़ों पे आपको ऐसे ऐसे घर दिखाई देंगे, दूर दूर तक घर दिखाई देते हैं। ये अक्सर कहाँ होता है, ये पहाड़ों पे ऐसे ही घर बसते हैं। ठीक है, लिखा है निवास योग्य क्षेत्रों की भूमि संसाधन आधार की अत्यधिक विखंडित प्रकृति के कारण होता है। मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल के अनेक भागों में बस्ती का यह प्रकार पाया जाता है, जो दूर दूर घर बसे होते हैं। नगरीय बस्तियां क्या होती हैं, तो नगरीय बस्तियों से आप लोग भी परिचित होंगे। तो लिखा है ग्रामीण बस्तियों की विपरीत नगरीय बस्तियां सामान्यतः सहत मतलब उनका घनत्व अधिक होता है और विशाल आकार की होती है। यह बस्तियां अनेक प्रकार के आकृषि मतलब यहाँ कृषि कार्य नहीं होता है, आर्थिक और प्रशासनिक पर कार्यों में संलग्न होती है। यहाँ पे आर्थिक क्रियाकलाप क्या होता है, ज्यादा होता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि नगर अपने चारों ओर के क्षेत्रों से प्रक्रियात्मक रूप से जुड़ा होता है, मतलब एक दूसरे से कार्य से जुड़ा होता है, आर्थिक कार्य से। अतः वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय कई बार प्रत्यक्ष रूप से और कई बार मंडी, शहरों और नगरों की श्रृंखला के माध्यम से संपन्न होता है। वहां मंडी होता है, कई छोटे छोटे बाजार होते हैं जिनके माध्यम से नगरीय व्यवस्था संपन्न होती है। इस प्रकार नगर गांवों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से जुड़े होते हैं। याद रखना, जो नगर होते हैं वो गांवों से जुड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि गांव के लोग अपने सामान बेचने कहाँ आते हैं, सब्जी हो गया, दूध हो गया, नगर में, और नगर उनको जो है रोजगार देता है। ठीक है, तो गांव और शहरों में संबंध हमेशा जुड़ा रहता है और वो परस्पर भी जुड़े हुए होते हैं। आप मानव भूगोल के अन्य जो है अध्याय में हम इसको और अच्छे से देखेंगे। आगे लिखा है भारत में नगरों का विकास। लिखा है भारत में नगरों का अभ्युदय प्रागैतिहासिक काल से हुआ है। तो हमारे यहाँ जो है पाषाण काल से ही नगरों का विकास होने लगा। यहाँ तक कि सिंधु घाटी सभ्यता के युग में भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर अस्तित्व में आई। इसके बाद का समय नगरों के विकास का साक्षी है। यह समय 18वीं शताब्दी में यूरोप के भारत आने तक अबाधित उतार चढ़ाव से भरा रहा। विभिन्न युगों में उसके विकास के आधार पर भारतीय नगरों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है: प्राचीन काल के नगर, मध्यकालीन नगर और आधुनिक काल के नगर। तो भारत में 3 अलग अलग समय में, जिसे हम इतिहास पढ़ते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन का भारत का इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास। तो प्राचीन भारत में कौन कौन नगर थे, मध्यकाल में कौन नगर थे और आधुनिक काल में कौन नगर थे। तो लिखा है प्राचीन काल में, लिखा है भारत में 2000 से अधिक वर्षों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले अनेक नगर हैं। इसमें अधिकांश
का विकास धार्मिक अथवा सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में हुआ। जैसे वाराणसी एक धार्मिक नगर है, इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर है। तो वाराणसी पहले था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में और आज भी है, जो एक धार्मिक नगर है। प्रयागराज इलाहाबाद, पाटलिपुत्र पटना, मदुरई देश के प्राचीन नगरों में से ये कुछ के उदाहरण हैं जो आज भी उसी रूप में बने हुए हैं। मध्यकालीन नगर की बात करें तो वर्तमान से लगभग 100 नगरों का इतिहास मध्यकाल से जुड़ा हुआ है। इनमें से अधिकांश का विकास रजवाड़ों और राज्यों के मुख्यालयों के रूप में हुआ है। ये किला नगर हैं, इनका निर्माण प्राचीन नगरों के खंडहरों पे हुआ है, जैसे दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा, कानपुर, ये आगरा और नागपुर, इन सब का मध्यकाल में विकास हुआ है। ये बात याद रखना, ठीक है। आधुनिक काल में अंग्रेजों और अन्य जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए उनकी बात हो रही है। तो जब अंग्रेज हमारे आए तो उन्होंने कई नगरों का विकास किया। जैसे तो अंग्रेजों और अन्य यूरोपियों ने भारत में अनेक नगरों का विकास किया। जैसे तटीय स्थानों पर अपने पैर जमाते हुए उन्होंने सर्वप्रथम सूरत, दमन, गोवा और पुडुचेरी जैसे इत्यादि व्यापारिक पत्तन नगर स्थापित किए। तो सूरत, इन सब नगरों का, गोवा नगरों का विकास कब हुआ? अंग्रेजों के समय में हुआ, विकसित किए गए। अंग्रेजों ने बाद में 3 मुख्य नोडों मुंबई, बंबई, चेन्नई मतलब मद्रास और कलकत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत की। तो कलकत्ता नगर, बंबई नगर और मद्रास नगर अंग्रेजों ने बसाया था, जिनके आज वर्तमान में मुंबई, चेन्नई और कोलकाता नाम है। उनका अंग्रेजी शैली में निर्माण हुआ। यहाँ के जो भवन मिलते हैं वो अंग्रेजी शैली में पाए जाते हैं। अपनी प्रभाविता को प्रत्यक्ष रूप से अथवा रजवाड़ों पर नियंत्रण के माध्यम से तेजी से बढ़ाते हुए उन्होंने प्रशासनिक केंद्रों, ग्रामीण ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थलों के रूप में पर्वतीय नगरों को स्थापित किया। तो याद रखना, हमारे यहाँ जब अंग्रेज आए तो उनके यहाँ गर्मी ज़्यादा होती थी, तो उन्होंने क्या किया, हमारे यहाँ जो है पर्वतों पर कई नगरों का विकास किया। जैसे शिमला, जैसे आपका नैनीताल, जैसे मसूरी, जैसे धर्मशाला, इन सब नगरों का विकास भी अंग्रेजों ने किया, पर्यटन के लिए, अपने लिए रहने के लिए विश्राम के रूप में। आगे अंग्रेजों ने ही क्या किया, उनमें सिविल लाइन, प्रशासनिक और सैन्य क्षेत्रों को जोड़ा गया। तो हमारे यहाँ पुलिस लाइन, सिविल लाइन भी कौन बनाया? अंग्रेज बनाए। 1850 के बाद आधुनिक उद्योगों पर आधारित नगरों का भी जन्म हुआ। जमशेदपुर इसका एक उदाहरण है। तो हमारे यहाँ आधुनिक जो है भारत जब 1850 के बाद जमशेदपुर जैसे नगरों का विकास हुआ। लेकिन जब देश स्वतंत्र हुआ तब जो है कुछ और नगरों का विकास हुआ। जैसे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अनेक नगर प्रशासनिक केंद्रों जैसे चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ का विकास कब हुआ? जब हमारा देश आज़ाद हुआ। भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर इत्यादि। और औद्योगिक केंद्रों जैसे दुर्गापुर, भिलाई, सिंदरी, बरौनी के रूप में विकसित हुआ। कुछ पुराने नगर महानगरों के चारों ओर जो है अनुसागी नगरों के रूप में विकसित हुए। जैसे दिल्ली के चारों ओर गाजियाबाद, रोहतक, गुड़गांव इत्यादि विकास हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते निवेश के साथ पूरे देश में बड़ी संख्या में मध्यम और छोटे नगरों का भी विकास हो गया। तो हमारे यहाँ बहुत सारे छोटे नगर भी हैं और बड़े नगर भी हैं। भारत में नगरीकरण लिखा है, नगरीकरण के स्तर का माप कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में किया जाता है। याद रखना, कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितनी है उसी को कहते हैं। वर्ष 2011 में भारत में नगरीकरण का स्तर 31.16% था, जो विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। तो विकसित देशों में नगरीकरण क्या है, बहुत ज्यादा है, कहीं 90% है। हमारे यहाँ क्या है 31.16%, लेकिन अगर देखा जाए तो टोटल वैसे 32.2% है। ये बात याद रखना। 20वीं शताब्दी के दौरान नगरीय जनसंख्या 11 गुना बढ़ी है। नगरीय केंद्रों के जो है विवर्धन और नए नगरों के आविर्भाव ने देश में नगरीय जनसंख्या वृद्धि और नगरीकरण में सार्थक भूमिका निभाई है। किंतु नगरीकरण की वृद्धि दर पिछले 2 दशकों में धीमी हो गई है। तो नगरीकरण धीरे धीरे अब जो है कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोग जो है शहरों में जो प्रदूषण फैल रहा है उसकी वजह से नगरों में अब रहना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है। लिखा है नगरों का प्रक्रियात्मक वर्गीकरण। नगरों का याद रखना, जो हमारे नगर है देश के, इन नगरों का काम के आधार पर वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो हमारे देश में बहुत सारे नगर काम के आधार पर जाने जाते हैं। जैसे आपके बिहार में मुजफ्फरपुर लीची के लिए जाना जाता है। हमारे यहाँ कानपुर जैसे उत्तर प्रदेश में है तो ये क्या जाना जाएगा, तो उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाएगा। लखनऊ प्रशासनिक नगर के, पटना प्रशासनिक नगर। तो ऐसे ही कार्य के आधार पर नगरों का भी वर्गीकरण किया गया है। लिखा है अपनी केंद्रीय अथवा नोडीय स्थान की भूमिका के अतिरिक्त अनेक शहर और नगर विशेषीकृत सेवाओं का निष्पादन करते हैं। कुछ शहरों और नगरों को
कुछ जो है निश्चित प्रकारों में विशिष्टता प्राप्त होती है और उन्हें कुछ विशिष्ट प्रकारों उत्पादों अथवा सेवाओं के लिए जाना जाता है। फिर भी प्रत्येक शहर अनेक प्रकार करते हैं। प्रमुख अथवा विशेषीकृत प्रकारों के आधार पर भारतीय नगरों को मोटे तौर पर निम्नलिखित आधार पर बांटा गया है। जैसे यहाँ लिखा है प्रशासन, शहर और गांव, नगर। उच्चतम प्रक्रम के प्रशासनिक मुख्यालयों वाले शहर कौन कौन से? जैसे चंडीगढ़, नई दिल्ली, भोपाल, शिलोंग, गुवाहाटी, इम्फाल, श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर, चेन्नई। तो जो राजधानी नगर हैं उन्हें हम प्रशासनिक नगर कहते हैं। औद्योगिक नगर भारत में कौन कौन से हैं? मुंबई, सेलम, सेलम का है, तमिलनाडु में है। कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। मोदी नगर उत्तर प्रदेश में है। जमशेदपुर छत्तीसगढ़ झारखंड में है। हुगली आपका पश्चिम बंगाल में है। भिलाई जो है आपका छत्तीसगढ़ में है। विकास औद्योगिक जो है कैसे हुआ है? अभी प्रेरक बल के रूप में हुआ है, मतलब ये औद्योगिक नगर हैं। तो हमारे देश में कार्य के आधार पर नगरों का भी विभाजन किया गया है। तो औद्योगिक नगर कौन है, अब आपको ये पता चल गया है। परिवहन नगर कौन से हैं? तो ये पत्तन नगर मतलब बंदरगाह नगर जो मुख्यतः आयात निर्यात कार्यों के लिए जाने जाते हैं। जैसे कांडला कहाँ पर है? गुजरात में। कोच्चि केरल में। कोझिकोड केरल में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। अथवा आंतरिक परिवहन की धुरियां जैसे धुलिया असम में। मुगल सराय उत्तर प्रदेश में। इटारसी मध्य प्रदेश में। कटनी जो है ये मध्य प्रदेश में। ये भी प्रमुख परिवहन नगर पे बसे हुए हैं। ठीक है, आगे लिखा है यहाँ पे वाणिज्यिक नगर किसे कहते हैं? तो व्यापार और वाणिज्य में विशिष्टता प्राप्त शहरों और नगरों को इस वर्ग में रखा जाता है। जैसे कोलकाता, सहारनपुर, सतना इसके उदाहरण है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है खनन नगर, जहाँ पे खनिज संसाधन निकाले जाते हैं वहाँ। तो लिखा है कौन कौन से? रानीगंज पश्चिम बंगाल, झरिया झारखंड, डिगबोई असम, अलंकेश्वर जो है अंकलेश्वर में जो है आपका गुजरात, सिंगरौली आपका जो है आंध्र प्रदेश। ये खनन क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं। इसमें धनबाद भी आ सकता है। ठीक है, इसके बाद है आपके देखिए यहाँ पे लिखा है छावनी नगर, गैरीसन। यह छावनी नगर जो सेना के जहाँ मुख्यालय होते हैं, सेना के जो है क्षेत्र होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अंबाला ये कहाँ पर है? हरियाणा में। जालंधर पंजाब में। महू मध्य प्रदेश में। बब्बीना मध्य प्रदेश में। उधमपुर आपका जो है कहाँ पर है? राजस्थान में। ये सब छावनी नगर हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक नगर कौन कौन से हैं? वाराणसी जो है, मथुरा, अमृतसर, मदुरई, पुणे, अजमेर, पुष्कर, तिरुपति, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन अपने धार्मिक सांस्कृतिक महत्व के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, शैक्षिक नगर कौन कौन से हैं भारत में? जहाँ शिक्षा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो रुड़की हो गया, वाराणसी हो गया, अलीगढ़ हो गया, पिपलानी हो गया, इलाहाबाद हो गया, कोटा हो गया, दिल्ली हो गया, ये सब क्या है? शैक्षिक नगर भी आते हैं। अब आते हैं पर्यटन नगर कौन कौन से हैं? तो नैनीताल, मसूरी, शिमला, पंचमढ़ी, जोधपुर, जैसलमेर जो है उडंग मंडलम ये आपका तमिलनाडु में है। माउंट आबू ये पर्यटन गंतव्य स्थान है। नगर अपने प्रकारों में स्थिर नहीं होते, इनके गतिशील स्वभाव के कारण प्रकारों में परिवर्तन होता भी रहता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे देश में नगरों का वर्गीकरण कैसा, और आप जिस जिले में रहते हैं अब आप पहचान कर सकते हैं कि हमारा जिला किस रूप में जाना जाता है। आप कभी सोच करके आप कमेंट जरूर करिएगा। विशेषीकृत नगर भी महानगर बनने पर बहु प्रक्रियात्मक बन जाते हैं, जिनमें उद्योग, व्यवसाय, प्रशासन, परिवहन इत्यादि महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्रकार इतने गठित होते हैं कि नगर को किसी विशेष प्रकार में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, क्योंकि नगरों में कुछ नगरों में एक से अधिक काम भी होते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, जैसे दिल्ली शिक्षा के लिए भी है, व्यापार के लिए, सबके लिए है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? यह पूछा गया है, तो भोपाल नहीं है। ठीक है, आगे है आपका जनसंख्या की जो है भारत की जनसंख्या के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? तो याद रखना जो है नगरों की परिभाषा का एक अंग कौन सा नहीं है। तो ये पहला है आपका जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग, पहला ऑप्शन। नगर पालिका नगर निगम का होना, 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होगा। ये गलत हो जाएगा। 75% जनसंख्या गैर कृषि कार्य में लगी होनी चाहिए, ना कि प्राथमिक क्षेत्र में। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में जो है प्रक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है? ठीक है, तो गंगा के मैदान में नहीं की जा सकती है, ये बात याद रखना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही जो है गुच्छित वो ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है यहाँ पर
निम्नलिखित में से नगरों का वह कौन सा वर्ग अपने पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया गया है। ठीक है, तो सबसे अगर इसकी बात करें हम तो इसमें याद रखना पहला हो जाएगा आपका कौन, दिल्ली, फिर मुंबई, फिर चेन्नई और फिर कोलकाता की जनसंख्या के अनुसार बटे हुए हैं। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसको मैंने करा दिया है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं कोई डाउट होता है कमेंट में पूछिएगा, आपको जवाब दिया जाएगा। ठीक है।